हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। शोभित के ये पूछने पर कि क्या अदिति उससे शादी नहीं करेगी, अदिति अभी भी गर्दन नहीं में हिला देती। राजीव शोभित की तरफ देखते हुए बोला, तुम चुपचाप खड़े होकर टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, पूछो ना। शोभित राजीव की बात पर इरिटेट होकर बोला, अरे यार, ये शादी करने के लिए खुद राजी नहीं है तो क्या ज़बरदस्ती उससे साइन करवाऊँ। मृत्युंजय उन दोनों को इग्नोर कर अदिति से बोला, क्या प्रॉब्लम है आदित्य, तुम तो शोभित से शादी करना चाहते थे ना, तो अभी क्यों नहीं करना चाहते। अरे यह हमेशा कंजूसी दिखाते रहते हैं। मैं अपनी शादी बिल्कुल विक्रम भैया के और आरू दीदी के जैसे रखना चाहती थी, और ये तो सिर्फ कागज़ में साइन करके मुझसे शादी करना चाहते हैं। अदिति ने अपनी दोनों उंगलियों को पोक करते हुए प्राउड कहा। शोभित अदिति की बात पर बोला, कोको, हम दोनों ग्रैंड वेडिंग होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तुम इस पेपर पर साइन कर दो। आप झूठ बोल रहे हो, आप सस्ते में निपट जाना चाहते हो, लेकिन नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, मैं करूँगी ही नहीं साइन। अदिति ने अपने दोनों हाथ बांध जिद करते हुए कहा। मृत्युंजय अदिति की तरफ देखते हुए शोभित से बोला, प्राज्ञा को कॉल करो। मृत्युंजय की बात सुन सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। अदिति प्राज्ञा के नाम को सुनकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, उन्हें आप क्यों बुला रहे हो भाई, अभी शोभित की शादी करनी ज़रूरी है। अगर तुम पेपर पर साइन नहीं कर रही हो तो किसी को तो करना होगा ना, इसलिए प्राज्ञा को बुला रहा हूँ मैं, फिर भूल जाना तुम शोभित को। मृत्युंजय ने अदिति को डराते हुए कहा। अदिति पेन पकड़कर जल्दी से पेपर पर साइन करके बोली, नहीं, सीनियर मेरे हैं, मैं उन्हें किसी को नहीं दूंगी। मृत्युंजय शोभित की तरफ देखता है तो शोभित भी पेपर पर साइन कर देता है। अदिति मुंह बनाकर शोभित की तरफ देखते हुए धमकी भरे आवाज़ में बोली, मुझे ज़बरदस्ती शादी करनी है, बताऊंगी सबको और देख रहा। मृत्युंजय अदिति की बात को बीच में काट कर बोला, तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, सीक्रेट है ये हम लोगों का। अदिति अपना सिर हिलाकर शोभित की तरफ देखते हुए बोली, मैं पढ़ाई कर रही थी ना, तो मेरे एग्ज़ाम है, अगर मेरे नंबर कम आए ना तो आप मुझ पर नहीं चिल्ला सकते। शोभित अपनी आंखें छोटी करके बोला, सिर्फ 15 मिनट के डिस्टर्बेंस में तुम्हारे नंबर कम हो जाएंगे। आदित्य मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, भाई आप बताओ, मरने के लिए 1 सेकेंड काफ़ी होते हैं, तो डिस्टर्बेंस में नंबर कम होने के लिए 15 मिनट क्या बहुत कम है। मृत्युंजय अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, अब तुम्हारे इन बातों में लॉजिक तो है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस सब बारे में शोभित से ही बात करनी चाहिए। अदिति कुर्सी से खड़ी हो शोभित से बोली, मेरा ड्रामा आने वाला है, मैं जा रही हूँ उसे देखने और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना कहकर अदिति स्टडी रूम से बाहर निकल अपने कमरे की तरफ चली जाती है। शोभित बस उसे जाते हुए जलती आंखों से घूरते रह जाता है। राजीव जाते हुए अदिति को देखकर खुद में हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, एक बच्ची को डेट करने में कितना दिमाग खराब होता है, ये सिर्फ शोभित जान सकता है। शोभित राजीव के मजाक उड़ाने पर उसे घूरते हुए बोला, बच्ची नहीं है, वो बीवी है अब मेरी। अमृत शोभित की खींची करने में राजीव का साथ देकर बोला, हाँ हाँ, अभी 3 मिनट पहले ही बनी है। शोभित मुंह बनाकर बोला, शादी होती है। तभी कोई कमरे का दरवाज़ा आकर खटखटाता है। मृत्युंजय सब लोगों को शांत रहने का इशारा कर दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, अंदर आ जाओ। मृत्युंजय के कहते ही महक अंदर जाकर उन चारों को देखते हुए बोली, लंच का वक्त हो गया है, चलिए। मृत्युंजय अमृत, शोभित और राजीव से बोला, तुम तीनों जाओ। मृत्युंजय की बात पर तीनों अपना सिर हिला स्टडी रूम से बाहर चले जाते हैं। मृत्युंजय रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर पलटकर महक को देखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी।
महक मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बोली, हम कमरे में चलकर बात करेंगे प्लीज़। लंच के लिए चलिए ना, वो दादाजी और दादी लोग आए हैं, अगर लेट हो। मृत्युंजय महक के पास उसके होठों पर उंगली रख कर बोला, शश शश, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। महक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मृत्युंजय को देखने लगती है तो मृत्युंजय कहता है, चिराग चौहान का एक्सीडेंट हो गया है, वो तुम्हारे साथ डांस परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कोई दूसरा पार्टनर देखा है। बिना किसी हाँ ना के तुम उसके साथ प्रैक्टिस करो। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, मैं कर लूँगी, लेकिन आप बताओ तो सही कि वो है कौन। मृत्युंजय गहरी आवाज़ में बोला, कल तुम एकेडमी प्रैक्टिस के लिए चली जाना। जिस पर महक हैरान होकर बोली, आप पागल हो गए हो क्या? आप पागल हो गए हो, मेहमान आए हुए हैं, अगर मैं चली गई तो यहाँ पर। मृत्युंजय महक के होठों को अपनी 2 उंगलियों से पकड़कर उसे आंखें दिखाते हुए बोला, बहुत बोलती हो तुम, मैंने कहा ना, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, कोई सवाल जवाब नहीं। और कौन क्या कहता है, इग्नोर एवरीथिंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला देती है तो मृत्युंजय महक को देखते हुए कहता है, क्या तुमने विक्रम और आरू के कमरे को रेडी करवा दिया? महक अपनी आंखें रोल करके बोली, आप रेडी करने के लिए कह रहे हो, लेकिन अभी तो दोपहर है ना, हम रात तक कर देंगे। मृत्युंजय महक कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल नज़दीक लाकर बोला, और हमारा कमरा? महक मृत्युंजय के सीने पर हाथ रखकर बोली, आप न दिन ब दिन बहुत बदमाश होते जा रहे हो। मृत्युंजय हल्का सा महक के होठों पर किस कर लेता है तो महक उसे दूर दूर करते हुए कहती है, अब बस भी कीजिए, चलिए, सभी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मृत्युंजय महक को देखते हुए बोला, मैंने सुना था जो लड़के जवानी तक सिंगल रहते हैं उसे बहुत खूबसूरत बीवी मिलती है, और देखो मेरी बीवी सच में बहुत खूबसूरत है। महक कुछ कहते उससे पहले ही स्टडी रूम के दरवाज़ा बाहर से खटखटाते हुए वैशाली बोली, लंच के लिए सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आपको अलग से मुहूर्त चाहिए क्या? मृत्युंजय महक से दूर होकर दरवाजे को घूरते हुए बोला, मैं किसी दिन इस औरत को बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। महक अपने कपड़े ठीक करते हुए मुस्कुरा देती है और जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने वैशाली महक को इग्नोर कर सीधा मृत्युंजय को घूरने लगती है। मृत्युंजय वैशाली की नज़र को खुद पर महसूस करके बोला, तुम क्यों अपनी इन बटेर जैसी आंखों से मुझे घूर रही हो? वैशाली अंदर आते हुए बोली, आप ना एक नंबर के गंदे आदमी हो, हम बता रहे हैं आपको, हमेशा हमारी दीदी को परेशान करते रहते हैं। मृत्युंजय वैशाली के एटीट्यूड में बोला, काहे कि तुम्हारी दीदी हमारी मेहरारू है, समझी? महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है और वैशाली अपने दांत पीस कर कहती है, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो ना? मृत्युंजय वैशाली को इग्नोर कर महक से बोला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ महक, इस लड़की से दूर रहना तुम। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, आप हम औरतों के मामले से दूर रहो, वही बेहतर है, और चुपचाप लंच के लिए आ जाइए। इतना कहकर महक वैशाली के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए स्टडी रूम से बाहर ले जाती है और वैशाली बस मृत्युंजय को घूरते हुए उसके साथ चली जाती है। मृत्युंजय बस उन दोनों को जाता हुआ देख अपना सिर हिला देता है और खुद भी स्टडी रूम से बाहर आ जाता है। इधर डाइनिंग टेबल पर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ चुके थे। रविंद्र जी हेड चेयर पर बैठे हुए थे जहाँ पर हमेशा मृत्युंजय बैठता था। मृत्युंजय उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था और राइट साइड के बगल वाले कुर्सी पर सावित्री जी बैठी हुई थी।
महक, वैशाली और आरू उन्हें खाना पर सर्व करने लगती है। दामिनी महक को देखते हुए बोली, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम चुपचाप बैठो अपने पति के बगल में, ये दोनों सबको खाना परोस देंगे। महक दामिनी की बात पर शांत आवाज़ में बोली, बुआ जी, आरू के आने से पहले मैं और वैशाली ये काम संभाल लेते थे। अब आरू के यहाँ आ जाने पर मैं सारी चीज़ उस पर तो नहीं छोड़ सकती ना। दामिनी महक की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, इस घर की औरतों को कुछ कहना ही बेकार है, जुबान तो छुरी की तरह चलती है। रचना दामिनी की बात सुनकर बोली, और यहाँ की औरतें सही का साथ देती है, बेवजह का आर्गुमेंट नहीं करती, इसलिए लंच पर फोकस कीजिए। दामिनी घूरकर रचना की तरफ देखती है और विप्लव हलवा खाते हुए आरू की तरफ देख कर बोला, चश्मिश तुमने बनाया है ना, ये बहुत अच्छा है। शिशुपाल विप्लव की बात पर बोला, भाभी है ना आपकी, चश्मिश क्यों बोल रहे हो। विप्लव शिशुपाल की बात पर बोला, दादा मामू, आरू मेरी क्लासमेट है, इसलिए मैं उसे चश्मिश कह रहा हूँ, क्योंकि हम सभी उसे चश्मिश कहते हैं। दामिनी विप्लव की बात पर बोली, क्लासमेट है मतलब। आदित्य दामिनी की बात सुनकर बोली, आरू दीदी हम लोगों के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, इतना भी नहीं समझती आप। दामिनी घुरकर अदिति की तरफ देखने के बाद आरू की तरफ देखते हुए बोली, शादी हो गई ना, भूल जाओ पढ़ाई लिखाई, पति पर ध्यान दो, बेटी को पढ़ाते हैं बहू को नहीं। विक्रम एक गहरी सांस लेकर आरू से बोला, बकवास लोगों को चीज़ों को इग्नोर करके चुपचाप खाना सर्व करो। आरू, जो कि दामिनी की बात सुनकर थोड़ी घबरा गई थी, विक्रम की बात पर फिर से सबको खाना सर्व करने लगती है। इसी तरह बातें करते हुए उनकी लंच पूरी होती है। आरू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। विप्लव अदिति को इतनी सोच में खोया हुआ देखकर बोला, क्या हुआ बनी, अपने छोटे से दिमाग में दर्द क्यों करवा रही हो। अदिति विप्लव की आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, वापी बुआ जी आ गई हैं और उस बार की तरह मुझे फिर से डांटेंगे। चार्ली को उनके पीछे छोड़ दे क्या। विप्लव अपने दिमाग के घोड़े चलाते हुए बोला, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा हो गया तो। आदिति कुछ सोच कर बोली, मुझे ना बुआ जी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने देखा ना आरू दीदी कितनी उदास हो गई थी जब उन्होंने कहा कि वो स्टडी नहीं कर सकती। विप्लव अपने शर्ट का स्लीव ऊपर चढ़ाते हुए बोला, क्या ही फर्क पड़ता है, उनका काम है भौंकना और हम लोगों का काम है इग्नोर करना। अदिति विप्लव की बात पर बोली, लेकिन ना मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। विप्लव कन्फ्यूजन में अदिति की तरफ देखने लगता है तो अदिति उसे कुछ बताने लगते हैं, जिसे पूरा सुनने के बाद विप्लव शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, क्या दिमाग लगाया है तूने बने, तू दुनिया की सबसे समझदार लड़की है। इतना कहकर विप्लव अदिति के कश कर गले लगा उसके गाल पर किस कर लेता है। अदिति मुस्कुराते हुए अपने गाल के पोंछ लेती है। वहीं पीछे खड़ा शोभित उन दोनों को बुरी तरीके से घूर रहा था। शोभित अपनी कोल्ड आवाज़ में बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर। विप्लव जल्दी से पलटकर अदिति से 2 कदम दूर होकर बोला, कुछ भी तो नहीं, हम लोग बस बातें कर रहे थे, एग्ज़ाम होने है ना, हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं ना हमारे इंटरनल, उसी के बारे में। शोभित अदिति के पास आ उसके हाथ को पकड़कर बोला, चलो मैं तुम्हारी स्टडी में हेल्प करता हूँ। अदिति शोभित की बात पर विप्लव की आंखों में इशारा करती है तो विप्लव अपना सिर हिलाकर मुस्कुरा देता है। शोभित उन दोनों को एक नज़र घूरने के बाद अदिति को अपने साथ लेकर उसके कमरे में आ जाता है। शोभित कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके पलटकर अदिति को घूरते हुए बोला, तुम दोनों इसमें क्लोज क्यों थे।
अदिति कंफ्यूज होकर बोले, आप मेरी और वापी की बात कर रहे हो? शोभित अपना सिर हिलाकर बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारी और बिप्लो की बात कर रहा हूँ। तुमने उसे अपने गाल पर किस करने कैसे दिया? अदिति शोभित के पास आकर उसके गाल पर किस करके बोली, ऐसे। शोभित अदिति को कमर से पकड़कर बोला, आई एम योर हॉबी, जिस कारण मैं तुम्हें और तुम मुझे किस कर सकते हो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।